हेलो एवरीवन, आज की क्लास होने वाली है ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन की। पिछली क्लास में हमने प्रोनाउन के डेफिनेशन, उसके काइंड्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें से हमने पर्सनल प्रोनाउन के कुछ हिस्से को कवर भी किया था। अब इस हिस्से में हम समझेंगे कि ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन यानी प्रोनाउन को एक वाक्य में किस तरह से व्यवस्थित किया जाता है। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। पर्सनल प्रोनाउन में खास करके ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन का ज्ञान होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो पिछली क्लास में मैंने कुछ आपको समझाया था। सबसे पहला क्वेश्चन, एक सेंटेंस में जब पॉजिटिव सेंस होगा तो प्रोनाउन का ऑर्डर क्या होगा। पिछली क्लास में प्रोनाउन की गुड मैनर्स सीखने की, लीडरशिप क्वालिटी के कुछ बातें हम कर रहे थे। उसमें मैंने आपको क्या कहा था, जब भी तारीफ हो, जब भी सम्मान की बात हो, तो आप क्या करेंगे, खुद को पीछे रखेंगे और बाकियों को आगे आने देंगे। यानी एक रूल जो बहुत ज्यादा डिस्कस होता है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, ये 2-3-1 का रूल यानी 231 का नियम क्या कहता है। सकारात्मक वाक्यों में, सकारात्मक वाक्यों में 2, 3, 1 के क्रम में, यानी 2, 3, 1 का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और फिर थर्ड पर्सन, इस क्रम में रखेंगे। जैसे कि यू, ही एंड आई विल अटेंड द मीटिंग, यानी जो मीटिंग होने वाली है उसको कौन अटेंड करेगा, तुम, वो और मैं। यहां पर क्या किसी प्रकार के नेगेटिव की बात हो रही है, नेगेटिविटी किसी प्रकार की है? नहीं, सिंपल सा साफ सा मुद्दा ये है कि यू यानी सेकंड, ही यानी थर्ड और आई यानी फर्स्ट। 231 का नियम मैंने क्या कहा था, जहां तारीफ की बात हो, जहां सम्मान की बात हो, जहां पॉजिटिव सेंस की बात हो, तारीफ सम्मान भी पॉजिटिव ही होते हैं, यानी जहां पॉजिटिव सेंस की बात हो वहां हम दूसरों को आगे रखेंगे, खुद को बाद में। ठीक, यू, दे एंड आई विल हेल्प द पुअर, यानी तुम, वे और मैं, यानी खुद को हम लास्ट में रखेंगे। क्या करेंगे, गरीबों की मदद करेंगे। अब इसमें क्या है, पॉजिटिव सेंस की बात है, तो 2, 3 और 1 ये नियम फॉलो करेंगे। ठीक, इसको अभी हम वैसे सेंटेंस में भी प्रैक्टिस के तौर पे भी करेंगे, लेकिन अभी 13-14 रूल्स हैं कह लीजिए, या आपके सवाल हैं जो कंफ्यूजन्स होती हैं, कुछ क्वेश्चंस जो लोग पूछ रहे हैं उनके जवाब हम कवर करेंगे। अब सेकंड क्वेश्चन, यानी रूल कह लो, क्वेश्चन कह लीजिए या फिर ऑर्डर कह लो, कि अगर किसी वाक्य में कोई गलती, भूल या पाप या मिस्टेक स्वीकार किया जा रहा हो, ऐसी कुछ बातें की जा रही हो जहां आपसे कोई गलती हुई और आपने कहा कि मुझसे गलती हुई, ठीक, तो आप क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं उसे, स्वीकार कर रहे हैं उसे। ठीक, तो प्रोनाउन का क्रम क्या होगा, जब वाक्य में गलती, दोष या अपराध, यानी मिस्टेक कह लीजिए, क्राइम कह लीजिए, कुछ भी हो, स्वीकार किया जाए, स्वीकार किए जाने का बोध हो, पूरी शुद्ध ग्रामर मतलब हिंदी हो गई, जाने का बोध हो, तो अब यहां क्या करेंगे, नेगेटिव सेंस की बात है, ये क्या है, नेगेटिव सेंस में है। ऐसे में
मैंने क्या कहा था पहले वाले रूल में कि जहां सम्मान, तारीफ या पॉजिटिव सेंस की बात होगी हम खुद को लास्ट में रखेंगे, यानी सबसे पीछे। लेकिन जहां कोई गलती है तो सबसे पहले अपनी पीठ पे लेना है उसे। खुद को आप आगे करेंगे, गलती में आप खुद को आगे रखेंगे, लेकिन जब पॉजिटिविटी की बात होगी तो पीछे रहेंगे। इसमें 1 2 3, यानी अब आप ये कहेंगे कि चलो ठीक है हमने खुद को पहले रख लिया, तीसरे को पहले लाओ। भाई तीसरे की क्या गलती है कि उसे पहले पिटवाओगे? वो तो बेचारा कोई और है। इसलिए पहले खुद को यानी आई, फिर दूसरे को यू, फिर तीसरे को एंड ही आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस। मैं, तुम और वह इस नुकसान के जिम्मेदार हैं। समझ गए? 1 2 और 3 गलती के सेंस में ये करेंगे, और तारीफ के सेंस में सामने वाले को, फिर उसके बाद वाले को, फिर खुद को लाएंगे। बार बार दोहरा रहा हूं, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। वी, यू एंड दे committed the error। वी क्या है? वी हमारे वाले सेंस में है। पिछली क्लास जो मैंने बताया था उसमें चार्ट देखो, समझ आएगा। तो ये क्या होता है? वी भी फर्स्ट पर्सन होता है, यू हमेशा सेकंड पर्सन, बोले डजंट मैटर, यू एक ही है। और फिर दे यानी थर्ड पर्सन, यानी हमने, तुमने और उनने ये गलती करी, ये एरर किया है। तो 2 सेंटेंस में समझ आ गया। अब समझते हैं तीसरा रूल। यदि वाक्य में प्रयुक्त सभी प्रोनाउन प्लूरल में हो तो प्लूरल होगा तो भी ये 1 2 और 3 के फॉर्म में लिखा जाएगा, जैसे वी, यू एंड दे। अब ये क्या है? ये तीनों प्लूरल हैं, दे, यू और वी। आई का प्लूरल क्या होगा? वी। यू सिंगुलर में, प्लूरल में दोनों यू रहता है। और दे यानी वे प्लूरल है। ठीक? कैन परचेज दैट कॉम्प्लेक्स, यानी मैं, तुम और वो मिलकर उस कॉम्प्लेक्स को ही खरीद सकते हैं, है ना? अमीरी। लेकिन अगर ये गिल्ट हो, क्राइम हो, मिस्टेक हो, तब क्या होगा? तो वही रूल लागू होगा जो पीछे था। वी, यू एंड दे आर गिल्टी, यानी हम, तुम और वे क्या है? गलत है, अपराधी हैं, गिल्टी हैं। आई बात समझ में? क्या 231 नियम हमेशा 3 लोगों के लिए ही लागू होता है या 2 लोगों के लिए भी? अब इस नियम में देखो क्या है। तो यह नियम 2 व्यक्तियों के समूह पर भी उसी क्रम में लागू होगा, उसी क्रम में लागू होगा। कौन से क्रम में? जैसे पॉजिटिव निगेटिव दोनों में। पॉजिटिव में हम क्या करते थे? पहले दूसरे को आगे रखते हैं, फिर खुद को आगे रखते हैं। ठीक? नेगेटिव में क्या करते हैं? पहले खुद को आगे रखते हैं, दूसरे को बाद में रखते हैं। अब देखो यहां पर यू and he are working in the same office, यानी तुम और वह, यानी दूसरा और तीसरा। ठीक? अब क्या है? ये 231 है। ठीक? लेकिन अब यहां हमने क्या किया? 23 कर दिया उसे। एक को मैंने खुद को हटा दिया है। तो तुम और वो क्या है? सेम ऑफिस में काम करते हैं। समझ आ गया? अब हमें अगर थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन को रखना हो तो क्या होगा? तो ही एंड
आई कैन डू दिस वर्क, यानी वह और मैं मिलकर यह काम कर सकते हैं। पॉजिटिव सेंस की बात है। अब बात समझ आ गई। अब देखते हैं आगे। अगर वाक्य में फर्स्ट पर्सन हो तो, यानी पोजेशन जब शो करना हो तो, जैसे अगर फर्स्ट पर्सन यानी पहला वाला मौजूद है तो पॉजेसिव प्रोनाउन कौन सा यूज होगा, यही सवाल है। ठीक, अब इसमें फर्स्ट पर्सन के प्रभाव में हम क्या यूज करेंगे, आवर। आवर कौन सा, आर वाला, इसे प्रोनाउंस आर करते हैं, आवर बता रहा हूं बस। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल यू एंड आई हैव कंप्लीटेड आवर वर्क, यानी आ गया समझ में। जब सेकंड और फर्स्ट होगा तो आवर, थर्ड और फर्स्ट होगा तो आवर का यूज करेंगे। अगर वाक्य में फर्स्ट पर्सन न हो और सेकंड और थर्ड पर्सन साथ आए तब पोजीशन दर्शाने के लिए क्या करेंगे। फर्स्ट पर्सन न हो यानी सेकंड और थर्ड हो तो क्या होगा, यू एंड ही हैव कंप्लीटेड वर्क। अब यहां पर क्या होगा, दिमाग लगाओ थोड़ा, क्योंकि फर्स्ट पर्सन का हम क्या करते हैं, पीछे आवर में चेंज करते थे, अब क्या करेंगे। अगर यहां पर सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है और फर्स्ट पर्सन नहीं है तो सेकंड पर्सन का ही प्रयोग किया जाएगा। जैसे अब यहां क्या हो जाएगा, योर, यानी यू एंड ही हैव कंप्लीटेड योर वर्क। जब कलेक्टिव नाउन टीम या ज्यूरी एक इकाई यूनिट की तरह काम करें तो उसके साथ कौन सा प्रोनाउन और जेंडर प्रयुक्त होता है। अब इसको आप देखो, जब मैंने नाउन शुरू में पढ़ाना शुरू किया था, मतलब चैप्टर पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन चैप्टर में, तो उसमें मैंने बताया था कलेक्टिव नाउन के बारे में। जब कलेक्टिव नाउन एक साथ काम करे तो उसे सिंगुलर के तौर पे यूज करते हैं या प्लूरल के तौर पे, या अगर वो डिस्पर्स हो जाए यानी अलग अलग हो जाए तब उनके लिए सिंगुलर यूज होता है या प्लूरल यूज होता है। पूरा डिटेल में उसको समझ लेना देख के। ठीक, बहरहाल मैं यहां भी समझा दे रहा हूं कि अगर कलेक्टिव नाउन एक टीम या ज्यूरी यानी एक यूनिट के तौर पे काम करेगी तब क्या होगा, जब समूह एक इकाई के रूप में कार्य करता है तो उसके लिए क्या करेंगे, सिंगुलर प्रोनाउन और न्यूटर जेंडर का यूज करेंगे। न्यूटर जेंडर, न्यूटर जेंडर क्यों, क्योंकि यहां पर जेंडर क्लियर ही नहीं है। टीम है, जूरी है, जजों का बेंच होता है उसे हम जूरी बोलते हैं, कई जज जब मिलकर फैसला देते हैं, या टीम है। अब क्लास है, क्लास का आप जेंडर कैसे डिफाइन करेंगे, उसमें लड़के भी हैं लड़कियां भी हैं। टीम है या जूरी है, महिला जज भी है पुरुष जज भी हैं, तो जेंडर डिसाइड नहीं किया जा सकता। ऐसे में क्या करेंगे, हम न्यूटर जेंडर का यूज करेंगे। द फ्लीट विल रीच इट्स डेस्टिनेशन इन अ मंथ, यानी फ्लीट मतलब क्या होता है, झुंड। अब ये क्या है, अपने डेस्टिनेशन मतलब लक्ष्य पर या जहां पहुंचना है वहां 1 महीने में पहुंच जाएगा। अब यहां देखो, यहां हमें डेस्टिनेशन से कुछ लेना देना नहीं है, हमें इट्स से लेना देना है।
और फ्लीट से लेना देना है 2 से। ये क्या है, आर्मी यहां आप ऐड कर सकते हैं, ठीक। द ज्यूरी विल रीच इट्स डिसीजन, ऐसे भी आप यूज कर सकते हैं। तो क्या हुआ, अब ये क्या है, ये कलेक्टिव नाउन है, और ये क्या है, न्यूटर जेंडर के लिए इट्स का इस्तेमाल किया गया है। मैंने शुरू में इट्स में जब हम चार्ट पढ़ रहे थे तब वहां बताया भी था कि इट का यूज किस तरह से किया जाता है। अब ये इट्स जो है इसको हम इस तरह से इट्स नहीं लिखेंगे, यह इट इज होता है, ये गलत होता है, ठीक। ये इट्स होगा। तो जब न्यूटर जेंडर और सिंगुलर प्रोनाउन का यूज करेंगे, ठीक। अगर कलेक्टिव नाउन के सदस्यों के बीच मतभेद हो या वे अलग अलग काम कर रहे हो तो क्या होगा। अभी क्या था, टीम है साथ काम कर रही है, जज है उनका डिसीजन साथ में है, कोई झुंड है साथ में कहीं जा रहा है, आर्मी है साथ में अटैक कर रही है। लेकिन अभी ये टीम है, अब जरूरी नहीं कि ज्यूरी है, जज है, जरूरी नहीं कि सारे जज एक ही फैसले पर सहमत हो, कोई अलग भी हो सकता है 10 वोट पक्ष में पड़े, 4 लोग विपक्ष में जाना चाहते हो। तब क्या करेंगे, अब वो एक नहीं रह गई है ज्यूरी, अब उसमें डिवीजन हो गया है। ऐसे में क्या होगा, यानी जब कलेक्टिव एक साथ न रह जाए, तो यदि कलेक्टिव अलग अलग हो यानी डिवाइडेड हो या सदस्य अलग अलग कार्य करें तो प्लूरल प्रोनाउन दे और देयर का यूज होगा। जैसे द ज्यूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। यहां पर क्या है, ज्यूरी यानी कलेक्टिव और डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। आ गई बात समझ में, क्यों, ये अलग 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 काम कर रहे हैं, डिवाइडेड है। क्लियर। द कमिटी हैव returned to their homes। अब यहां क्या है, कमिटी है, रिटर्न टू देयर होम्स, यानी कमिटी के जो सदस्य हैं, जो मेंबर हैं, वे अपने अपने घरों को रिटर्न हुए, वापस गए। जब 2 या 2 से अधिक नाउन एंड से जुड़े हों तो उनके लिए किस प्रकार के प्रोनाउन का प्रयोग किया जाएगा। तो जब 2 या 2 से अधिक नाउन एंड से जुड़े हों, तो उनके लिए किस प्रकार के प्रोनाउन का यूज होगा, प्लूरल प्रोनाउन का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मोहन एंड सोहन sold their book। 2 या 2 से ज्यादा नाउन यानी संज्ञा, मोहन और सोहन क्या है, एक नाम है, संज्ञा है। ऐसे में इनके साथ भी जब ये एंड से जुड़ेगा तो प्लूरल प्रोनाउन का यूज करेंगे। रीता एंड गीता have finished their work। समझ के, एंड से है और देर का
यूज होगा। कब? जब दो या दो से अधिक नाउन एंड से जुड़े हों। ठीक, यदि एंड से जुड़े जो नाउन है उनके पहले, सिंगुलर नाउन के पहले ईच या एवरी शब्द लगा हो, तब प्रोनाउन सिंगुलर होगा या प्लूरल। यदि नाउन के पहले ईच या एवरी लगा हो तो प्रोनाउन सिंगुलर फॉर्म में होगा। ठीक, एग्जाम्पल, एवरी पेन एंड एवरी पेंसिल हैज इट्स प्लेस, यानी सभी, जो भी, प्रत्येक पेन और प्रत्येक पेंसिल का इट्स। ठीक, इट्स क्या है? न्यूटर जेंडर के लिए यूज होगा। पेन और पेंसिल्स क्या है? न्यूटर जेंडर है। यदि दो सिंगुलर नाउन्स और आइदर और या नेदर नॉर से जुड़े हो तो उनके साथ आने वाला प्रोनाउन ऐसा होगा। दो सिंगुलर नाउन जब आइदर और नेदर नॉर से जुड़ते हैं तो हमेशा सिंगुलर प्रोनाउन का यूज होगा। ये याद रख लो, सिंगुलर के साथ। Neither Ram nor Shyam has completed his work, यानी ना ही राम ने और ना ही श्याम ने अपना काम पूरा किया है। ठीक, अब यहाँ क्या था? नेदर नॉर जब सिंगुलर नाउन से जुड़ता है तो उसके साथ हमेशा सिंगुलर प्रोनाउन यूज करेंगे। राम और श्याम विल डू हिज वर्क, यानी राम और श्याम अपना काम कर लेगा। राम या श्याम, क्यों? यहाँ और है, या से, यहाँ नीदर नॉर या आई इधर और का जो भी आप एग्जांपल्स ले, सेम क्वेश्चंस आप आइदर और के लिए भी यूज कर सकते हैं, सिंगुलर ही यूज होता है। ठीक, आइदर और या नाइदर नॉर में से एक सिंगुलर और एक प्लूरल नाउन जुड़ा हो तो नाउन को कहां रखेंगे और प्रोनाउन क्या होगा? पिछले में क्या था? अगर आइदर और नाइदर नॉर किसी सिंगुलर के साथ जुड़े तो क्या होगा, लेकिन इसमें क्या है? एक सिंगुलर है, एक प्लूरल है, यानी उसमें से एक सिंगुलर और एक प्लूरल नाउन जुड़ा हो तो प्लूरल नाउन क्या होगा, उसे कहां रखेंगे और उसका प्रोनाउन क्या होगा। ठीक, कंफ्यूजिंग है, थोड़ा ध्यान से देखना। ठीक, ऐसे में क्या होगा, जो प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन को हमेशा बाद में रखेंगे, बाद में रखा जाता है। और क्या पूछ रहा है? प्रोनाउन क्या होगा? तो वाक्य का प्रोनाउन भी प्लूरल होगा। ठीक, जैसे नाइदर द टीचर नॉर द
students have done their work। ना ही टीचर ने और ना ही स्टूडेंट ने अपना कार्य किया है। टीचर क्या है यहाँ पर, सिंगुलर है, लेकिन स्टूडेंट्स एस लगा है ध्यान से, इसलिए मैंने कहा कि कंफ्यूजन हो सकती है। ऐसे में स्टूडेंट्स जो है प्लूरल है, तो प्लूरल को हम क्या करेंगे, बाद में रखेंगे। और प्रोनाउन का जेंडर जो है नियरेस्ट वाले के अनुसार तय करेंगे। जैसे नियरेस्ट क्या, एक अलग एग्जांपल देखते हैं। Neither the boys nor the girls has brought her notebook। यानी ना ही लड़कों ने और ना ही लड़की अपनी नोटबुक लेकर आई है। अब देखो यहाँ जेंडर कैसे डिसाइड होगा, बॉयज है लेकिन फिर भी हमने यहाँ हर का यूज किया है। जेंडर किसके आधार पर तय होगा, जेंडर हमेशा नियरेस्ट नाउन के आधार पर तय करेंगे। गर्ल है तो हर का यूज करेंगे, जेंडर गर्ल के अनुसार तय होगा न कि बॉयज के। ठीक, इसमें 2 पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया। तुलनात्मक वाक्यों में यानी कंपैरिजंस में देन या एज के बाद नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस का चुनाव किस आधार पर किया जाता है। ठीक, तो यह चुनाव इस बात पर निर्भर करता है देन एज के बाद प्रोनाउन का केस यानी संबंध, उसके कार्य यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पर निर्भर करता है। जैसे he loves you more than me। Ram is as intelligent as she। अच्छा यहाँ देखो, यहाँ शी के बाद इज इस तरह से सेंस बनता है लेकिन लिखते नहीं है। ऐसे समझ लो कि अगर सब्जेक्ट हो तो आई, ही और शी का यूज होगा, और ऑब्जेक्ट हो तो मी, हिम और हर का। समझ गया? इनको हम जब प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें थोड़ा और क्लियर समझ में आएगा आपको। ठीक, तो घबराना मत, क्योंकि ये मेरे समझ में आ रहा है कि आपको थोड़ा टफ लग रहा होगा। पिछले रूल्स के मुकाबले होता भी है, क्योंकि इजी टू हार्ड थोड़ा होना चाहिए। सारे कॉन्सेप्ट्स इजी नहीं होते, सारे रूल आसान नहीं होते, थोड़े टफ भी सीखने चाहिए। ग्रामर के नियम के अनुसार वर्ब टू बी यानी इज, एम, आर, वॉज वर्ब के बाद आने वाले प्रोनाउन का केस क्या होना चाहिए। टू बी क्रिया के बाद, टू बी क्रिया यानी इज, एम, आर, वॉज वर्ब के बाद आने वाला प्रोनाउन हमेशा नॉमिनेटिव केस में होगा, हमेशा याद रखना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इट इज आई हु एम रिस्पॉन्सिबल। ये मैं हूं या वो मैं हूं जो इस कार्य के लिए जिम्मेदार है। अच्छा, इसमें इट इज कभी मी भी आता है। बोलचाल की भाषा में हम क्या बोलते हैं, इट इज मी हु इज रिस्पॉन्सिबल। ऐसे ही सेंटेंस एग्जाम्स में भी आते हैं, इसी वजह से गलती होती है, क्योंकि बोलचाल में, स्पोकन में हमारी ये बात
घुसी पड़ी है, इट इज मी। लेकिन हमेशा याद रखना, इसके साथ हमेशा नॉमिनेटिव केस का यूज होगा, तो करेक्ट जो ग्रामेटिकल रूल के अनुसार होगा वो होगा इट इज आई। तो इस क्लास में हमने कितने कवर किए, लगभग 14 रूल्स कवर कर चुके हैं हम, और आई थिंक कि अब तक सारे कॉन्सेप्ट प्रोनाउन के क्लियर हो गए होंगे। प्रोनाउन की पहली क्लास में इससे रिलेटेड सारे चार्ट्स हैं। ये ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन की क्लास थी, जिसमें प्रोनाउन को किस हिसाब से ऑर्डर यानी सीक्वेंस में रखा जाता है एक सेंटेंस में, सारी मिस्टेक्स को रूल्स के अकॉर्डिंग अवॉइड करते हुए, सेंटेंस करेक्शन में हो या फिर एरर फाइंडिंग में हो, एग्जाम्स में हो, कॉम्पिटिटिव में हो या एकेडमिक्स में हो या आपके रिटेन में हो, जब आप लिखते हैं तो वहां भी ग्रामर की मिस्टेक्स होती हैं, उनको भी ये रूल्स अगर आपको क्लियर हो गए हैं तो उन्हें खत्म करने में काफी आसानी होगी। If there is any confusion, let me know in the comment section. I will try to clear that. और अगली क्लास में इस चैप्टर के सभी रूल्स के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस होते हैं उनको हम सॉल्व करेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स और जो भी एरर फाइंडिंग टाइप में आता है क्वेश्चंस, पूरे लंबे सेंटेंस में सेंटेंस करेक्शन कह लो, व्हाट एवर यू वांट टू से, उनको करेंगे। लगभग 10-20 क्वेश्चंस की क्लास होगी उसमें, क्योंकि आप इतना समझते हैं कि जब हम कोई चीज फिर से नियम रूल्स जानने के बाद फिर से सॉल्व करते हैं तो एक बार रूल्स की याद हमें जरूर आती है, तो ये सारे रूल्स वहां एक बार फिर से कवर हो जाएंगे। तो मुझे लगता है आज की क्लास बेहतर रही, तो वीडियो को लाइक करना, क्लास को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ जरूर शेयर किया करो जिन्हें ग्रामर में कंफ्यूजन है। ठीक, और भी कोई कंफ्यूजन हो और कोई सवाल हो, कोई और टॉपिक आप चाहते हैं जल्दी से क्लियर हो तो कमेंट कर सकते हो, बता सकते हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में।